हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा टुडे चैनल। अप्रैल 2005 एक औरत अस्पताल में एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद वो डॉक्टर को बताती है कि उसे तेज दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर उसको कुछ पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इन पेन किलर से उस औरत को काफ़ी आराम मिलता है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी जैसे थकान, नींद न आना या कॉन्स्टिपेशन होते हैं, पर ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। अस्पताल से छुट्टी के बाद वो घर चली जाती है, लेकिन 7 दिन के अंदर ही वो डॉक्टर के पास पहुंचकर ये बताती है कि उसका बच्चा सुस्त सा रहने लगा है और दूध भी कम पी रहा है या बहुत मुश्किल से पी रहा है। 12वें दिन जब वो बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है, तब तक बच्चे की स्किन ग्रे कलर में बदलने लगी थी और वह दूध भी पीना छोड़ चुका था। 13वां दिन आते आते अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की डेथ हो जाती है। क्या हुआ था इस बच्चे को? क्या माँ के दूध में कुछ ऐसा था जो उसकी डेथ का कारण बना? क्या पेन किलर ने बच्चे की जान ली, जबकि यही पेन किलर हजारों औरतों को प्रिस्क्राइब किया जा रहा था? फिर यही बच्चा क्यों इसका शिकार हुआ? तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। डिलीवरी के बाद होने वाले पेन को रोकने के लिए औरत को डॉक्टर ने जो पेन किलर प्रिस्क्राइब की थी वो पैरासीटामोल 500 mg और कोडीन 30 mg का कॉम्बिनेशन था। बच्चे की डेथ के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब एनाटॉमिकली सब नॉर्मल था, पर ब्लड में मॉर्फिन का कंसंट्रेशन बहुत हाई था और यह पाया गया कि यह कंसंट्रेशन 70 mg पर ml था। इसी बीच यह पता चला कि जब बच्चे ने दूध पीना कम कर दिया था, तब माँ ने इस दूध को स्टोर करके रख लिया था। जब इस दूध की जांच की गई तब ये बात सामने आई कि मॉर्फिन का कंसंट्रेशन 87 mg पर ml था, जो बहुत ज़्यादा था। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कई न्यू मदर को इस तरह की पेन किलर्स दी जाती थी, पर कभी इस तरह की दुर्घटना नहीं घटी। पर इस केस में क्या हुआ था, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले ये जानेंगे कि फार्माकोजिनोमिक्स क्या है। फार्माकोजिनोमिक्स सब्जेक्ट है, एक फील्ड है जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि कैसे जीन जो कि आनुवांशिक मटेरियल है, दवाइयों के रिस्पांस को प्रभावित कर सकता है। इस फील्ड में फार्माकोलॉजी यानी दवाइयों के साइंस और जीनोमिक्स यानी जीन्स और उसके फंक्शंस को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है, ताकि पेशेंट के जेनेटिक बनावट के आधार पर सेफ और इफेक्टिव दवा प्रिस्क्राइब की जा सके। फार्माकोजिनोमिक्स का उपयोग किसी इंसान पर दवा और उसकी खुराक के सिलेक्शन के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो किसी दवा का असर ज्यादा या कम महसूस कर सकते हैं। साथ ही उन व्यक्तियों की भी पहचान करना है जिन्हें कुछ दवाओं की खुराक में बदलाव की जरूरत होती है। यह किसी व्यक्ति के ड्रग रिस्पॉन्स की आनुवांशिक जानकारी को समझने और उसके लिए सबसे उपयुक्त इलाज के विकल्प का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। अब तक इसे मुख्य रूप से ज्ञात आनुवांशिक असमानताओं वाले मरीजों पर लागू किया गया है, लेकिन इसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत चिकित्सा, जिसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहते हैं, को साकार करना है। हालांकि आनुवांशिक विविधता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनसुलझा है, लेकिन आजकल जो दवाएं अवेलेबल हैं वो वन साइज फिट फॉर ऑल, एक दवा सभी के लिए के तरीके से काम करती है। लेकिन हर किसी का शरीर अलग अलग होता है और उन दवाओं का असर भी अलग अलग होता है। कुछ लोगों को दवा से फायदा होता है, कुछ पर दवा काम नहीं करती और कुछ को दवा के साइड इफेक्ट यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन झेलने पड़ते हैं। ये साइड इफेक्ट्स कई बार गंभीर हो सकते हैं। शोधकर्ता अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीन का अंतर दवाओं के असर को कैसे बदलता है। इन जीन के अंतर का उपयोग करके यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि कोई दवा किसी व्यक्ति के लिए प्रभावी होगी या नहीं,
और उनके लिए कौन सी डोज सुरक्षित रहेगी जिससे साइड इफेक्ट से बचा जा सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, फार्माकोजेनोमिक्स को जानना बहुत जरूरी था और मुझे उम्मीद है कि अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि फार्माकोजेनोमिक्स क्या है, क्योंकि अब हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि बच्चे की मौत का कारण क्या था। जैसे कि हम जान गए हैं कि फार्माकोजेनोमिक्स एक कॉन्सेप्ट है जो ये जानने में हमारी मदद करता है कि कैसे हमारे जीन्स दवाइयों के रिस्पॉन्स को बदल सकते हैं। जब भी कोई दवा हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में इंटर करती है, जिसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है और इस प्रोसेस में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और ये दवाइयों को किसी दूसरे केमिकल में बदल देते हैं। ये बदले हुए केमिकल दवाइयों की या तो एक्टिव फॉर्म होती है या फिर डीएक्टिव फॉर्म। दवाओं के मेटाबॉलिज्म में शामिल सबसे ज्यादा जाने जाना वाला एंजाइम की फैमिली है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। CYP450 एंजाइम के 50 से अधिक अलग अलग आइसोसोम्स होते हैं, जिनमें से 7 से अधिक 80% दवाओं के मेटाबॉलिज्म में शामिल है। इनमें से एक CYP2D6 है। CYP2D6 जीन सीक्वेंस अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग हो सकता है। इन आनुवांशिक प्रकारों को एलील्स कहते हैं। इन एलील्स के कारण CYP2D6 एंजाइम की संरचना या स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि ये एंजाइम दवाओं को कितने प्रभावी ढंग से मेटाबोलाइज करेगा। ब्रॉडली इन्हें नॉर्मल फंक्शन, डिक्रीज फंक्शन और नॉन फंक्शनल के रूप में ग्रुपिंग किया जा सकता है। हम अपने माता पिता से एक एक जीन की कॉपी विरासत में प्राप्त करते हैं, मतलब एक जीन माता से और दूसरा जीन पिता से। ऐसे टोटल 2 जीन की कॉपी हमें मिलती है। इसके लिए प्रत्येक इंसान के पास, हर इंसान के पास CYP2D6 जीन के 2 एलील होते हैं। विरासत में मिले इन एलील्स के कॉम्बिनेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को फास्ट, मीडियम या वीक मेटाबोलाइजर के रूप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक तेज मेटाबोलाइजर वह व्यक्ति होगा या वह इंसान होगा जिसके पास कम से कम एक फंक्शनल एलील होगा। हालांकि एक मीडियम मेटाबोलाइजर के पास एक डिक्रीज फंक्शन वाला एलील और एक नॉन फंक्शन वाला एलील होगा, और एक वीक मेटाबोलाइजर के पास 2 नॉन फंक्शनल एलील्स होंगे। अधिकांश लोग तेज मेटाबोलाइजर होते हैं, पर रेयर केस में किसी व्यक्ति या इंसान को अल्ट्रा फास्ट मेटाबोलाइजर के रूप में भी क्लासिफाइड किया जा सकता है। कुछ लोगों में CYP2D6 जीन के 2 के बजाय 3 सामान्य एलील होते हैं, जो जीन डुप्लीकेशन की वजह से होता है। इस कारण वे कुछ दवाओं को बहुत तेज और प्रभावी तरीके से मेटाबोलाइज करते हैं। क्योंकि उनके शरीर में एंजाइम की मात्रा अधिक होती है, मेटाबॉलिज्म में बदलाव दवाओं की इफेक्टिवनेस और उनके साइड इफ़ेक्ट को बदल सकते हैं। दवाएं मेटाबॉलिज्म के बाद या तो एक्टिव हो जाती हैं या डीएक्टिव। उदाहरण के लिए कोडीन खुद एक कमज़ोर पेन किलर है, लेकिन इसका उपयोग इसलिए होता है क्योंकि CYP2D6 लगभग 10% कोडीन को मॉर्फिन में बदल देता है, जो एक ताकतवर ओपियोइड पेन किलर है। अब सोचिए, अगर सभी मेटाबोलाइजर प्रकारों को कोडीन की समान खुराक दी जाए तो एक अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर बहुत अधिक मात्रा में कोडीन को मॉर्फिन में बदल देगा। ऐसे में उसे ओवरडोज से बचाने के लिए कम खुराक दी जानी चाहिए। इतना जानने के बाद हम एक बार फिर से उन पीड़ित माँ और बेटे की तरफ लौटते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि माँ जिसने पेन किलर लिया था वो अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर थी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मॉर्फिन उसके ब्रेस्ट मिल्क के जरिए उसके बच्चे तक पहुँच गया, जिससे मॉर्फिन का ओवरडोज हुआ। जांच में पाया गया कि उसने जो ब्रेस्ट मिल्क स्टोर किया था उसमें मॉर्फिन का हाई लेवल मिला, जो इस बात को साबित
करता है। इस घटना के 1 साल बाद FDA ने ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोडीन के उपयोग पर चेतावनी जारी की और नर्सिंग माताओं के लिए इसकी सबसे कम खुराक लेने की सलाह दी। 2017 में ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े ओपियोइड ओवरडोज के और मामले सामने आने लगे और इसके बाद इस चेतावनी को और सख्त कर दिया गया। इन सब घटनाओं को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि कोडीन एक खराब दवा है और इसे बैन कर देना चाहिए। यह सही व्यक्ति के लिए एक इफ़ेक्टिव पेन किलर हो सकती है, लेकिन समस्या यह है कि जब तक जेनेटिक टेस्टिंग ना हो हम यह नहीं जान सकते कि सही व्यक्ति कौन है। जेनेटिक टेस्टिंग महंगी है और इसके गोपनीयता और नैतिक चिंताएं भी जुड़ी हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को यह पता हो कि माँ अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइज़र है तो उसे कोडीन नहीं दिया जाता और इस दुखद घटना को रोका जा सकता था। यह कहानी सिर्फ कोडीन और CYP2D6 तक सीमित नहीं है। लगभग सभी दवाओं का मेटाबॉलिज्म CYP450 और फेज़ 2 एंजाइम जैसे TPMT और UGT के कॉम्बिनेशन से होता है। इन एंजाइम में कई तरह की जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है जो उनकी कार्य क्षमता को बदल देती है और दवाओं की इफ़ेक्टिवनेस और टॉक्सिसिटी को प्रभावित करती है। समस्या यह है कि हमें यह पता नहीं होता कि किस व्यक्ति में कौन सी जेनेटिक वेरिएशन है जिससे ऐसे मरीजों को दवाएं दी जा सकती जो उनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। जेनेटिक वेरिएशन एडवर्स ड्रग रिएक्शन का एक बड़ा कारण है जो हेल्थ केयर सिस्टम पर भारी बोझ डालती है। पर इसका समाधान क्या है? सोचिए, अगर हम फार्माकोजिनोमिक्स की जानकारी का उपयोग करके प्रत्येक मरीज को उनकी आनुवांशिक संरचना के आधार पर सबसे प्रभावी और सबसे कम हानिकारक दवा दे सकें, तभी इसे सटीक चिकित्सा या प्रिसीजन मेडिसिन कहेंगे। यह न केवल जहरीले ब्रेस्ट मिल्क से बच्चों की मौत को रोक सकती है, बल्कि ऑटो इम्यून बीमारी से पीड़ित मरीजों में बोन मैरो डैमेज को रोक सकता है, दिल की बीमारी वाले लोगों में ब्लीडिंग का जोखिम को कम कर सकता है और स्ट्रोक से बचाव की संभावना को बढ़ा सकता है। लेकिन यह करना आसान नहीं है। फार्माकोजिनोमिक्स जानकारी को चिकित्सा में इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जीन को परिणामों से जोड़ना बहुत जटिल है। कोडीन का उदाहरण सरल लग सकता है, लेकिन अधिकांश दवाओं का मेटाबॉलिज्म कई एंजाइम की जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरता है, जिससे मरीज की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दवाओं पर असर डालने वाले अन्य कारण भी हैं, जैसे दवा ट्रांसपोर्टर्स और रिसेप्टर्स में आनुवांशिक बदलाव, उम्र, लिंग व अन्य बीमारियां, ड्रग इंटरेक्शन, फूड और एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सभी दवा के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। फार्माकोजिनोमिक्स के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन हर दिन जीन और दवाओं के बीच नए संबंध खोजे जा रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में जब और अधिक शोध होगा, रिसर्च होगा और जेनेटिक टेस्टिंग आम हो जाएगी, डॉक्टर दवाएं लिखते समय आनुवांशिक जानकारी का भी उपयोग कर सकेंगे ताकि हर मरीज को अधिकतम लाभ और कम से कम नुकसान हो। तो ये तो था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।